एक्सक्रीशन बेसिकली जो एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीशन। एक इजेशन होता है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में होता है, जो अनएब्जॉर्ब पार्ट्स होते हैं डाइजेशन के वो आउट हो जाते हैं, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, वो इजेशन होता है, जिसमें अनएब्जॉर्ब जो वेस्ट अनएब्जॉर्ब फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आउट हो जाते हैं बॉडी से, वो इजेशन होता है। देन इजेशन, जब डाइजेशन होता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनको आउट करने के लिए एक्सक्रीशन होता है। दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, और आयंस भी है लाइक सोडियम, पोटेशियम, अगर एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं तो ये सब बॉडी से एलिमिनेट करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन बेसिकली अगर एनिमल्स में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो एक्सक्रीशन का टाइप भी बढ़ता चला जाता है। पहला होता है अमोनोटेलिज्म। इसमें बॉडी से अमोनिया जो बनती है सीधे सीधे बॉडी से बाहर निकलती है, यूरिया में कन्वर्ट नहीं होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग में यूरिया में कन्वर्ट होती है। लेकिन फिशिज में या एम्फीबियंस में जो वाटर में रहते हैं एनिमल्स, उनमें अमोनिया के रूप में ही बाहर निकल जाती है। जो उसके बाद होता है यूरियोटेलिज्म। यूरोटेलिज्म में क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाते हैं लीवर में, इसमें यूरिक एसिड में, नहीं, यूरिया में, और यूरिया जो है ब्लड किडनी के द्वारा या एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है यूरिया। उसके बाद यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म होता है यूरिया आगे चल के यूरिक एसिड बन जाता है, जिसमें और कम मात्रा की पानी की जरूरत पड़ती है, लाइक बर्ड्स वगैरह में। इनमें जो है यूरिक एसिड के रूप में, वो पैलेट के रूप में, मतलब जैसे ब्रीड जो करते हैं बर्ड्स, वो उनका बेसिकली उसमें यूरिक एसिड मैक्सिमम होता है, यूरिक एसिड भी होता है, तो इसमें पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है उनको। ठीक, यही अमोनिटेलिक जो होते हैं, ये एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूस वाटर की जरूरत पड़ती है इसमें अमोनिया को बाहर निकालने के लिए। अमोनिया काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, तो इसको बाहर निकालने के लिए अमोनिया को वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स में ही ये होता है मोस्टली। लाइक ये अपने सब लोग माइक्रोफोन बंद कर दें, माइक्रोफोन बंद कर दें सभी लोग, अपने डिस्टरबेंस हो रही है। देन होता है यूरिया। यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, इसमें यूरिया जो बनता है अमोनिया से, मेटाबोलाइट बनता है लीवर में, लीवर में अमोनिया कन्वर्ट होकर यूरिया में तब्दील बदल जाता है, और यूरिया एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड ये इंसोल्यूबल होता है वाटर में, इसलिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है इसको एक्सक्रीशन के लिए। लाइक इंसेक्ट्स हैं या टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैं, इनमें जो है यूरिक एसिड के रूप में, पैलेट के रूप में वो बाहर निकलता जाता है। बेसिक जो नीड पड़ी है यूरोटेलिज्म को, यूरोकोटेलिज्म की, वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, वाटर को बचाने के लिए बेसिकली इनका ये जो डेवलपमेंट हुआ है। एक्वेटिक में तो वाटर आराम से मिल जाता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे एनिमल्स रहते हैं, और खासकर जो हवा में रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, उनको पानी इतना आसानी से नहीं मिलता, तो उनके डेवलपमेंट के साथ साथ उनको एक्सक्रीशन में यूरोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म वाला सिस्टम डेवलप हुआ है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ है एनिमल्स, एज वी गो फ्रॉम सिंपल एनिमल्स टू हायर एनिमल्स। सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये सिंपल फ्रेम सेल जैसी होती है, एनिलिड्स में, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में, रोटिफेरस में ये मिलती हैं। उसके बाद डेवलप होकर नेफ्रिडिया बन जाता है, नेफ्रिडिया ट्यूब लाइक हो जाती है, लाइक एनिलिड्स, लाइक अर्थवर्म वगैरह, अर्थवर्म में, इन्वर्टिब्रेट्स में ये नेफ्रिडिया के रूप में होती हैं। देन वो फर्दर डेवलप होके मैलफिजियन ट्यूबल्स बनती है इंसेक्ट्स में।
क्रस्टेशियंस में एक स्पेशल प्रकार के एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं। ह्यूमन हायर एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, हायर एनिमल्स में किडनीज डेवलप कर जाती है। मैमल्स में, हायर एनिमल्स में किडनीज होती हैं। तो बेसिकली हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सभी को पता है आदमी में एक पेयर ऑफ किडनी होता है। देन किडनी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे किडनी में यूरिन फॉर्म होता है, यूरिन बनता है किडनी में। बना हुआ यूरिन किडनी से निकलते हुए 2 यूरेटर्स होती हैं, दोनों किडनी में एक एक यूरेटर होती है। तो यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में कोई फंक्शन, यूरिनरी ब्लैडर केवल स्टोरेज करता है उसका, और समय समय पे उसको बाहर निकालता है। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन बाहर निकल जाता है। यूरिन यूरिन ब्लैडर तक यूरिन बराबर कंटिन्यूस प्रोसेस में बनता रहता है, यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर में वो इकट्ठा होता रहता है। कंटिन्यूस यूरिन फॉर्मेशन कंटिन्यूस होता है। लेकिन जब यूरिन एक सफिशिएंट मात्रा में बन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो मसल्स को स्ट्रेच करता है और रिफ्लेक्स, बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स बनता है कि और आदमी को लगता है कि अभी यूरिन पास करना चाहिए, तो वॉलंटरी प्रोसेस से वो यूरिन को पास कर देता है। देन माइक बंद कर लें अपना। ये किडनीज का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है एक पेयर ऑफ किडनी है। किडनी की स्ट्रक्चर अगर देखें हम, एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे। इस हाँ ठीक है, ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये हो गया। तो चल, हेलो। किडनी का अगर देखें तो किडनी बेसिकली दो उसके मेन पार्ट होते हैं। आउटर जो होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको मेडुला मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मेडुला में फिर से कलेक्शन होके यूरिन आगे रीनल पेल्विस से यूरेटर से होते हुए बाहर जाता है। किडनी आप देखें तो किडनी एक बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल बीन की तरह होती है, और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। विड्थ उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो होती है, ये वाली चौड़ाई, ये 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और आगे से पीछे उसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। मतलब फ्लैट बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एग्जैक्टली जैसे राजमा जैसा होता है ऐसे ही होती है। और इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लंबाई सबसे ज्यादा होती है, फिर चौड़ाई होती है, फिर मोटाई होती है। जैसे राजमा है, उसी को अगर इनलार्ज जूम करके देख ले तो वही किडनी जैसे स्ट्रक्चर बना देती है, जिसके तीन लेयर का फाइब्रस कैप्सूल होता है। बहुत थिक फाइब्रस कैप्सूल होता है बॉडी, क्योंकि बहुत ही वाइटल ऑर्गन है बॉडी में, बहुत ही जरूरी हिस्सा है, तो बहुत थिक कैप्सूल होता है इसका। और वेट उसका करीब
120 से 170 ग्राम तक होता है। फीमेल्स में किडनी थोड़ी सी छोटी होती है, और एक आदमी में दोनों किडनी बराबर साइज की जरूरी नहीं है, बराबर साइज की हो। दोनों साइजों में दोनों किडनी डिफरेंट साइज की हो सकती हैं। 2 सेंटीमीटर से नीचे तक का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन मान लो एक किडनी 10 सेंटीमीटर की, दूसरी 12 सेंटीमीटर से नीचे की होनी चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होता है तो कोई ना कोई जो छोटी वाली किडनी है उसमें कोई डिजीज है, इस वजह से वो छोटी हो जाती है। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों किडनीज में। तो हाइलम होता है, हाइलम एक जो सेंट्रल पार्ट होता है हाइलम, यहाँ पे ब्लड वेसल्स और रीनल पेल्विस, जो किडनी का पेल्विस होता है जिसमें से यूरिन आता है, ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं किडनी के अंदर। किडनी में एक मेन रीनल आर्टरी होती है जो कि सीधे सीधे एओर्टा की ब्रांच होती है, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है, और ये फर्दर जाके डिवाइड होती रहती है। किडनी का जो पहले बताया, किडनी मेन फंक्शन, मेन जो पार्ट होता है कॉर्टेक्स होता है, आउटर मोस्ट पार्ट इज द कॉर्टेक्स। देन हाइलम में जो है हमारा रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस का जो कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। इन्फंडिबुलम डिवाइड होता है मेजर कैलिसिस में। ये जो पूरा जो लाइट ब्राउन पार्ट दिख रहा है, ये कलेक्टिंग सिस्टम है किडनी का। बेसिकली यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, फनल, ये फनल जैसी शेप में कलेक्ट होता है, इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। और यहाँ से कलेक्ट होकर ये यूरेटर में बाहर चला जाता है। और जो पार्ट लास्ट में होते हैं वो जो है कैलिसिस, कैलिसिस कहते हैं, कैलिसिस। यहाँ पे ये कैलिसिस बनाते हैं। कैलिसिस में सबसे जो डिस्टल पार्ट होता है इसका, कलेक्टिंग सिस्टम का, डिस्टल मतलब दूर वाला पार्ट, सबसे छोटा, सबसे एंड वाला पार्ट। तो किडनी में बेसिकली होती है आउटर जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है। जैसे ये रेडिश पार्ट है, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, केवल पतला 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 कॉर्टेक्स है। उसके बाद ये जो होता है, ये जो आगे जहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले, आगे फर्दर जो पढ़ेंगे हम, जो लूप ऑफ हेनले जिसमें जाती है वो मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स में यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। मेडुला में सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है यूरिन का। और बीच बीच में कॉर्टेक्स इसमें भी जा रही होती है। मेडुला के बीच में, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स एंटर करती है डीप तक। इसको कॉलम ऑफ बर्टीनी या रीनल कॉलम्स या कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। ये जो यही लाल वाला हिस्सा जो इसमें जा रहा है, इसमें कॉलम ऑफ बर्टनी इसको कहते हैं। ये जो है मेडुलरी पिरामिड्स हैं। मेडुलरी पिरामिड्स में बेसिकली लूप ऑफ हेनले होती हैं, लूप ऑफ हेनले मेडुलरी पिरामिड्स में होती है। ये कॉर्टेक्स होती है, बीच बीच में कॉर्टेक्स भी एंटर करती है इसमें। हम्म। ये उसका फर्दर और ज़्यादा डिवीजन देख सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल्ड फोटो उसमें आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो किडनी का जो यूनिट होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, वो नेफ्रॉन होता है। एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा पर नेफ्रॉन होते हैं। हर किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं, और ये इसकी फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन ही एक यूनिट है जिसमें जी यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, और रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन के बाद यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो नेफ्रॉन को अगर देखें, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो नेफ्रॉन है। ये जो बाहर बाहर का मोटा मोटा पार्ट है, ये जो है कॉर्टेक्स में होता है, और जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला तक जाता है। जो मैं पहले बता रहा था, ये मेडुला तक जाता है, जहाँ पे मेनली रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है। और यूरिन का ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, वो मेडुला में जाके बढ़ती है। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। फिर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो होता है कैपिलरीज का जाल जैसा होता है, नेटवर्क होता है, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये खुलता है बोमन्स कैप्सूल में। और दूसरा होता है रीनल ट्यूबुल। बोमन कैप्सूल और ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी, ये रीनल ट्यूबुल बनाते हैं। रीनल ट्यूबुल बनाते हैं। तो बोमेंस कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल्स, ये एक पार्ट है। और ग्लोमेरुलस ये ब्लड वेसल्स का पार्ट है। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज द ग्लोमेरुलस।
अब ग्लोमेरुलस डिटेल में दिखा गया है ग्लोमेरुलस किस तरह का होता है। ग्लोमेरुलस में एक आफ्रेंट आर्टेरियल होता है, एक इफरेंट आर्टेरियल होता है। आफ्रेंट मतलब आने वाला आर्टरी, इफरेंट जाने वाला होता है ना। आफ्रेंट में से आता है, आफ ए इसे आना आ रहा है तो आता है, और इफरेंट से जाता है बाहर ब्लड। तो आफ्रेंट जो होता है, आफ्रेंट आर्टेरियल होता है, ये थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड होता है इफरेंट की अपेक्षा। इन कंपेरिजन टू इफरेंट आर्टेरियल, आफ्रेंट आर्टेरियल इज वाइडर टू मेंटेन द हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। आगे भाई पानी का पाइप लगा लो, पीछे मोटा पाइप लगा दो, आगे पतला पाइप लगा दो, तो जहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, जहाँ पे एक जंक्शन होता है वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। वही कॉन्सेप्ट किडनी यहाँ पे ग्लोमेरुलस में काम कर रही है। ब्लड ज्यादा मात्रा में आ रहा है, कम मात्रा में निकल रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिससे कि फिल्ट्रेशन हो पाए, हमारा ब्लड का फिल्टर हो पाए ब्लड हमारा। इसलिए आफ्रेंट चौड़ा होता है, इफरेंट पतला होता है। और इफरेंट वेसल पे और डीसीटी पे एक हमारा एडी वेरियस हार्मोन्स हैं वो जो काम करते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर के अनुसार फिल्ट्रेशन को कम या ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इफरेंट आर्टेरियल का ही वो इफरेंट आर्टियोल पे इफेक्ट करते हैं, इफरेंट आर्टियोल को डायलेट कर देते हैं या श्रिंक कर देते हैं, जिससे कि ग्लोमेरुलस का प्रेशर चेंज होता है और फिल्ट्रेशन का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बदल जाता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा बॉडी में तो इफरेंट एल्डोस्टेरोन निकलता है, वो इसको पतला कर देता है और प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि ज्यादा ज्यादा फ्लूइड हमारा फिल्टर होता रहे। हार्मोन्स इस पे काम करते हैं, इफरेंट आर्टियोल पर। फिर जो ब्लड आया फिल्टर होके वो बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। बोमेंस कैप्सूल से इकट्ठा होकर सीधा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल में चल देता है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मिलके मालफिजियन बॉडी बोलते हैं। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इज इक्विवेलेंट टू मालफिजियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल। उसके बाद रीनल ट्यूबुल का काम शुरू होता है। रीनल ट्यूबुल का काम शुरू होता है पीसीटी से। पीसीटी में 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बेसिकली स्ट्रक्चर पहले देख लें तो ये है प्रोक्सिमल, मतलब पहला पार्ट है कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स का। कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी मुड़ी है, जटिल, काफी जटिल मुड़ी हुई ट्यूबें होती हैं, बहुत सारी, बहुत लंबी ट्यूब होती हैं, तो बॉडी में सीधे सीधे नहीं होती है, मुड़ी मुड़ी तुड़ी रहती है, उसको कन्वोल्यूटेड ट्यूबल बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। और जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रेट होती है, ये कन्वोलेटेड नहीं होती है, मुड़ी हुई नहीं होती है, ये स्ट्रेट होती है। लूप ऑफ हेनले ये स्ट्रेट होती है। उसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, यहाँ से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में मल्टीपल डिस्टल ट्यूबल्स कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स खुलती हैं। आप देख सकते हो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो कॉर्टेक्स से इनर पार्ट में मेडुला तक एक्सटेंड करती है। उसके बाद वो वहाँ पे रीनल पेल्विस में इकट्ठे हो जाते हैं मेडुलर पिरामिड्स के द्वारा। थ्रू मेडुलर पिरामिड्स दे कन्वर्ज इनटू रीनल पेल्विस। पहले भी बताया था मैंने, मालफिजियन बॉडी पीसीटी डीसीटी जो होती है रीनल कॉर्टेक्स में होती है, और लूप ऑफ हेनले रीनल मेडुला में होती है। अच्छा, आर्टीरियल्स का फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें। इफरेंट आर्टीरियल सीधे यूजुअली क्या होता है, किसी भी ऑर्गन में आर्टरी आती है और वो वेन कैपिलरीज के बाद वेन में बनती है, बन जाती है, वीनस फिल हो जाता है। लेकिन किडनी में स्पेशल अरेंजमेंट है। किडनी में बोमेंस कैप्सूल में जो आई है इफरेंट आर्टीरियल आती है, और इफ आफ्रेंट आर्टेरियल आती है, और इफरेंट आर्टेरियल बाहर जाती है। अभी वेन नहीं बनी है, ठीक है, वेन नहीं बनी है अभी, क्योंकि आगे ये क्या है,
जो इफरेंट आर्टेरियल होती है फिर से ब्रांचिंग करती है, फिर ब्रांच करती है अराउंड द लूप ऑफ हेनले, ब्रांचिंग होते होते उसके बाद दोबारा कन्वर्ट होती है वो वेन में। तो मतलब 2 बार ये ब्रांचिंग करती है। अफरेंट आर्टेरियोल 2 बार ब्रांचिंग करती है, एक बार तो ग्लोमेरुलस में, वोमेन्स कैप्सूल में करती है, फिर इफरेंट आर्टेरियोल निकलती है, फिर वो ब्रांच करती है, वो अराउंड द लूप ऑफ हेनले ब्रांच ब्रांच करती है, उसको वासा रेक्टा कहते हैं। उसके बाद वो वेन में बदलती है, 2 बार ब्रांच करने के बाद वेन में बदलता है जो ये अफरेंट आर्टेरियोल होते हैं। ये स्पेशल अरेंजमेंट यही किडनी में ही देखा जाता है, और कहीं इस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है जहां पे कि आर्टरी ब्रांच होने के बाद सीधे सीधे वेन में बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 बार ब्रांचिंग होती है, उसके बाद वेन में बदलती है। दिस इज द स्पेशल फॉर किडनीज। ठीक है, ये जो वेसल्स होते हैं सर जो हाँ बोलिए। सर आपका पिक्चर सर मेरे पास नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी लोगों के पास आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। अच्छा, सर तो आ आप रहा है। जी सर अपनी आ तरफ रहा है। देखिए यस भाई, सर जिसका आ नहीं रहा आ है। रहा पिक्चर। ठीक है ओके। अपने अपने मोबाइल में देखिए, जिनकी पिक्चर नहीं आ रही है कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्टली बच्चों का आ रहा है। सर आ रहा है मेरे में। सर हाँ स्टूडेंट्स जी। के पूरे आ रहे हैं, है, पूरे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, लेकिन आपका नहीं आ रहा है। मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है। मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है। वीडियो ऑन करूं मैं? जी सर। नहीं, वीडियो में मैं कुछ नहीं दिखा रहा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। जी सर स्क्रीन तब स्क्रीन पे आ रहा है मेरा? जी सर स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन सर हमको लगा कि आप कुछ पिक्चर से समझा रहे हैं क्या। नहीं, हम इसी पे समझाएंगे। पिक्चर पे हम समय हमारे पास मतलब बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है, इसी पे हम समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं बीच में। मैं अभी जैसे एक टॉपिक खत्म करके थोड़ा पॉज दूंगा, तो उस समय आप पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है? या बीच में नहीं समझ में आता तो फिर से वहां पे भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको दोबारा से। नहीं सर, हमको लगा कि आप मतलब डायग्राम से बता रहे हैं। डायग्राम तो इसी में है, हाँ स्क्रीन हाँ, के ऊपर ही डायग्राम है। से बता रहे, बोलो सर। स्क्रीन के ऊपर ही डायग्राम है। स्क्रीन शेयर जो की हुई है इसी में डायग्राम है। देख रहे सर हैं आप डायग्राम डायग्राम? सर डायग्राम मेरे फोन पे नहीं आ रहा है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? बाकी लोगों को डायग्राम आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर आ रहा है। हाँ हाँ, डायग्राम तो आ रहा यस है सर, मेरे यस को। सर आ आप रहा आप है। देखिए, जिनका नहीं आ रहा है थोड़ा सा आपकी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार लीव करके फिर से रिज्वाइन कीजिए। हाँ, ठीक है, अच्छा सर। माइक बंद कर लीजिए भैया, सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। तो इफरेंट आर्टेरियल ये जो वासा रेक्टा बनाता है, इसका हम अभी रोल देखेंगे। वासा रेक्टा बेसिकली काम करता है काउंटर करंट सिस्टम में। यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए वासा रेक्टा काम करता है, उसको कंसंट्रेट करने के लिए। और ऑस्मोलैरिटी को मेडुला पे बहुत हाई ऑस्मोलैरिटी चाहिए उसके लिए, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। तो ये कलेक्टिंग डक्ट और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले टोटल सारे मिलके काउंटर करंट सिस्टम बनाते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में फ्लूइड जाता है, और दूसरे वेसल में दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड चलता है। तो ये काउंटर करंट सिस्टम चलता है। अब टाइप ऑफ नेफ्रॉन भी इस पे डिवाइडेड इसी में डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइप जो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। इसमें मेडुला बहुत डीप नहीं जाते हैं, मेडुला तक उसकी जो ये लूप ऑफ हेनले बहुत डीप मेडुला तक नहीं जाती है। इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। 85% इस तरह के होते हैं। वासा रेक्टा काफी कम होती है इनमें। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं डीप डीप इनटू द मेडुला तक जाते हैं। वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है, और मेन जो कंसंट्रेशन का काम करते हैं वो ये करते हैं। कम वाले ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे यूरिन को, जो कम है नेफ्रॉन्स वो ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे यूरिन को, क्योंकि वासा रेक्टा और काउंटर करंट सिस्टम यहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड है, नीचे वाले में ज्यादा डेवलप्ड होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके डायग्राम को पूरा मतलब समझाया गया है। इसमें जो है किस तरह से काउंटर करंट सिस्टम बनता है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का। लूप ऑफ हेनले की स्ट्रक्चर सभी को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से।
अब आगे चलते हैं हम कैसे यूरिन फॉर्म होता है। यूरिन फॉर्मेशन के बेसिकली 3 पार्ट हैं। एक सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड जो आता है आफ्रेंट आर्टरी में आता है और फिल्टर होते होते आफ्रेंट इफरेंट आर्टरी से बाहर चला जाता है। उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन। भाई ब्लड जो है काफी ज्यादा मात्रा में हमारा 1/5 ऑफ ब्लड हमारा फिल्टर हो जाता है हर कार्डियक साइकिल का। मतलब कार्डियक साइकिल में 5 लीटर ब्लड बाहर निकलता है 1 मिनट में, उसमें से 1.2 लीटर बाहर फिल्टर हो जाता है। तो ऐसे तो बॉडी में बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाएगा। तो इसमें उसके बाद जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकलता है 180 ml पर मिनट निकलता है। तो बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए उसके लिए रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है पीसीटी में। तुरंत ही 70 to 80% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। तो 3 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो ग्लोमेरुलस पे होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में 3 लेयर होती है जो जिस पे फिल्ट्रेट जाता है। एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, देन एपिथेलियम ऑफ द बोमेस कैप्सूल, और उनके बीच में, इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द दीज 2 लेयर्स। जो ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल का एपिथेलियम, बोमेस कैप्सूल का जो एपिथेलियम होता है, इसे फुट लाइक स्ट्रक्चर्स भेज देता है ये। तो बीच बीच में ये अनकवर्ड रखता है उसको। यहाँ पे बीच में हमारे पास स्लिट्स जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, छलनी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें से हमारा फ्लूइड छन जाता है। बेसिकली फिल्ट्रेशन हो जाता है उसका ब्लड का। तो स्लिट जैसी स्ट्रक्चर्स बनी होती है, छन्नी जैसी, सीव जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। एपिथेलियल सेल्स जो पोडोसाइट होते हैं इस तरह से करते हैं कि वो स्लिट पोर बन जाते हैं, इस तरह से अरेंज होता है, वो छलनी जैसी बन जाती है। तो वो उनका छेद टोटल मिला के जो इसका जो छेद होते हैं, जो इसके स्लिट्स होते हैं, वो इतने होते हैं कि सारा सारा ब्लड हमारा फिल्ट्रेट हो सकता है केवल प्रोटीन्स को छोड़ के और सेल्स को छोड़ के। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर बाहर हो जाते हैं। प्रोटीन्स और सेल्स को छोड़ के बाकी चीजें बाहर निकल जाती हैं इसमें से। उसी को दिखाया गया है एक टोटम एपिथेलियम ऑफ द बोमेस कैप्सूल का किस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। ये इसी तरह दिखाया है। प्राइमरी प्रोसेसेस हैं, सेकेंडरी प्रोसेसेस हैं, देन फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन जाते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन जाते हैं, इनमें से फिल्टर बाहर निकलता है। ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो है वो, प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा तो आपको पता ही है, विदाउट सेल जो ब्लड का पार्ट है, विदाउट ए सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। तो सभी ब्लड प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट्स हमारे फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स नहीं फिल्टर होते। तो इनका सीव्स का ऐसा साइज होता है कि प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते, बाकी प्लाज्मा सारा फिल्टर हो जाता है। तो इस तरह से 1100 से 1200 ml ब्लड आता है किडनी में पर मिनट। जो 1/5 ऑफ कार्डियक साइकिल है उतना ब्लड हर बार फिल्टर होता है। उतने में से हमारा निकलता कितना है? 125 ml पर मिनट निकलता है बाहर पानी। फिल्टर तो हो रहा है हमारा 1100 से 1200 ml फिल्टर होता है। यहाँ से आया फ्रंट से 1100 से 1200 ml और इफ ये बाहर चला गया। लेकिन यहाँ बाहर जो पानी आ रहा है, बाहर जो फिल्ट्रेट आ रहा है, वो 180 ml के आसपास आता है, 125 ml के आसपास आता है प्रति मिनट। यानी 10% निकल जाता है। जो प्लाज्मा आ रहा है 1100 ml के आसपास ब्लड आ रहा है, उसका 10% फ्लूइड जो बाहर निकल गया, 125 ml के आसपास बाहर निकल गया है। तो टोटल मिला के 180 लीटर बना देगा पर डे जो फिल्ट्रेट बाहर निकल रहा है, 180 लीटर पर डे, जो कि पॉसिबल नहीं है। बॉडी में इतना तो फ्लूइड ही नहीं है जितना ये फिल्ट्रेट बाहर निकल रहा है 180 ml। तो इसलिए फिर रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है। फ्लूइड बहुत ज्यादा फिल्टर होता है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन करके वापस चला जाता है बॉडी में। जो अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पर मिनट बनता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होता है 125 ml पर मिनट। नॉर्मल जीएफआर इज 125 ml पर मिनट। एक 180 लीटर पर मिनट फिल्ट्रेट जो होता है, इतना 180 लीटर बनता है पर डे।
तो 99% इसका एब्जॉर्ब हो जाता है। 1.5 to 1.8 लीटर तक यूरिन हमारा बाहर निकलता है, यानी कि 99% रीअब्जॉर्ब होता है फ्लूइड हमारा। फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, और नाइट्रोजन वेस्ट पैसिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये रीअब्जॉर्ब इसलिए होते हैं कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑस्मोलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ऑस्मोलरिटी का। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट है ऑस्मोलरिटी के। एज वी गो डाउन, जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हैं तो ऑस्मोलरिटी बढ़ती है। जहाँ नॉर्मल ऑस्मोलरिटी 300 के आसपास होती है कॉर्टेक्स में, बढ़ते बढ़ते एट द डीप मेडुला इट रीचेज अबाउट 1200 तक पहुंच जाती है। वो 300 से लेके 1200 तक पहुंच जाती है। तो ये बेसिकली जो ऑस्मोलरिटी होती है, जो बढ़ती है, ये यूरिन को कंसंट्रेट करने में काम करती है। और ये मेंटेन होती है तीनों चीजों से, लूप ऑफ हेनरी से, वासा रेक्टा से और कलेक्टिंग डक्ट से। ये तीनों मिलके काम करते हैं यूरिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। पीसीटी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है, ये 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। इसका जो एपिथेलियम होता है क्यूबोइडल ब्रश टाइप का एपिथेलियम होता है। ब्रश ब्रश जैसे उसके ब्रश जैसा बना होता है एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसका बॉर्डर ब्रश जैसा बना होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर पाए वो। तो 70 to 80% फ्लूइड वहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो होता है लूप ऑफ हेनले, फिर से लूप ऑफ हेनले बड़ा। अब लूप मेनली जो है हमारा समझने वाला पार्ट है वो लूप ऑफ हेनले है। यहाँ से तो सिंपल सिंपल रीअब्जॉर्प्शन हो गया। लूप ऑफ हेनले होता है, क्यों पहले भी मैंने बता दिया, लूप ऑफ हेनले ही है जो मेन पार्ट है जो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है अलोंग विद द वासा रेक्टा एंड कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, इसमें वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी कोई चीज रीअब्जॉर्ब नहीं होती है, केवल वाटर के लिए परमिबल होता है ये डिसेंडिंग लूप। जो नीचे जा रहा है लूप, जो हेनले का डाउन पार्ट है, इसमें केवल वाटर ही रीअब्जॉर्ब होता है, पानी H2O ही रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है। फिर रीअब्जॉर्ब होते 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 क्या होगा, वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो अल्टीमेटली हम नीचे तक जाते हैं। तो जो ट्यूबुल जो लूप ऑफ हेनले में हमारा जो फ्लूइड बचा है, लूप ऑफ हेनले के अंदर जो ब्लू पार्ट में जो फ्लूइड बचा है, इसकी ऑस्मोलरिटी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि पानी तो हमारा रीअब्जॉर्ब होता चला जा रहा है, तो 1200 तक पहुंच जाती है। उसके बाद जब वापस चलता है, ये असेंडिंग पार्ट में जाता है, चढ़ते ऊपर वाले पार्ट में चलता है। उसके बाद डीसीटी में जाता है, असेंडिंग पार्ट में जाता है। तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करता। अब यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम NaCl होता है। तो फिर से ऑस्मोलरिटी यहाँ से जो 1200 थी, धीरे धीरे फिर से बैलेंस होते 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 ऊपर पहुंचते पहुंचते फिर से 300 हो जाती है इसकी। तो ये लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग पार्ट है, इसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग पार्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है। डीसीटी में क्या होता है, पढ़ा होगा तुमने, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर होता है। कंडीशनल कैसे होता है, कंडीशनल होता है अगर बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, मान लो डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और अगर वाटर की जरूरत नहीं है या ज्यादा वाटर ऑलरेडी है, तो रीअब्जॉर्प्शन बॉडी का डीसीटी से पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, यूरिन लेस कंसेंट्रेटेड या डाइल्यूट यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशंस होती है एडीएच की, एडीएच इसको कंट्रोल करता है, डीसीटी को। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, वो एडीएच के एडीएच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एडीएच हार्मोन होता है जो कि हमारी मेडुला से निकलता है, और अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एडीएच डीसीटी पे जाके एक्ट करेगा, और डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, हमारा यूरिन कंसेंट्रेट हो जाएगा, बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमको पानी की कमी हो रही है। अब कलेक्टिंग डक्ट है, वो कॉर्टेक्स से फिर से इनर मेडुला की तरफ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें यूरिया बाहर निकलता है, यूरिया रीअब्जॉर्प्शन होता है,
लेटर पार्ट में, मेडुलरी पार्ट में यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि नीचे हमारी मेडुला पे हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद आता है रीअब्जॉर्प्शन। अभी फिर से डिटेल में फिर से समझेंगे रीअब्जॉर्प्शन और इसको सिक्रेशन को, जो कि एक कंसाइज तरीके से जब भी समझ में आएगा कि यूरिन कैसे हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन बन पाता है, ऑस्मोलरिटी क्यों कॉर्टेक्स पे कम रहती है और मेडुला पे ज्यादा रहती है, धीरे धीरे इसको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है किस तरह से प्रोसेस होता है ये। उसके बाद होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें ट्यूबुलर सिक्रेशन जो सेल्स पीसीटी डीसीटी की जो सेल्स होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की जो सेल्स होती हैं, ये बेसिकली आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेंगी और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेंगी। ठीक है, तो एक्टिवली सिक्रीट करती है हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया को इनटू द ल्यूमेन ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी, फिल्ट्रेट में सिक्रीट करती हैं और रीऑब्जर्व करती हैं बाइकार्बोनेट को। तो बाइकार्बोनेट को रीऑब्जर्व करती हैं और हाइड्रोजन को सिक्रीट करती हैं। इस तरह से एसिडिटी को कंट्रोल करती हैं। इसी तरह से आयनिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं, पोटेशियम को सिक्रीट करके सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सिक्रीशन काम होता है सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी एंड पीएच बैलेंस इन द बॉडी। Collecting duct maintains pH and ionic balance of the body by the secretion of hydrogen ion and potassium ion. तो किडनी के बेसिकली दो काम हैं बॉडी में, एक तो है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोलरिटी एंड द पीएच ऑफ द बॉडी। ये यूरिन फॉर्मेशन एट ए ग्लांस पूरा पूरा क्या प्रोसेस चल रहा है, ये यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया है। आफ्रेंट से हमारा फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर इसमें बोमेंस कैप्सूल में गया, बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में गया, पीसीटी से जा रहा है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो चुका है। शुरू में पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। दिस इज ब्लू इज वाटर एंड ऑरेंज इज फॉर सॉलिड्स, रीअब्जॉर्प्शन चल रहा है। उसके बाद ब्लू ही निकल रहा है यहाँ पे डिसेंडिंग लूप में, नीचे वाले लूप में लूप ऑफ हेनले से केवल वाटर निकल रहा है, असेंडिंग लूप से केवल सॉलिड्स निकल रहे हैं। ये अरेंजमेंट लूप ऑफ हेनले का फॉर द ऑस्मोलरिटी, फॉर द ग्रेड्स ऑफ ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट है लूप ऑफ हेनले का, कि डिसेंडिंग से केवल वाटर निकलता है और असेंडिंग से केवल सॉलिड्स निकलते हैं, बाहर रीअब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद डीसीटी में जाता है, डीसीटी में फिर से सॉलिड्स बाहर निकलते हैं, वाटर भी बाहर निकलता है। कंडीशनल कंडीशनल डिपेंडिंग ऑन द बॉडी कंडीशन, अगर बॉडी की कंडीशन है वाटर निकालने की तो वाटर निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ वाटर एंड सॉलिड्स का और यूरिया का भी। मेन जो होता है यूरिन फॉर्मेशन में काउंटर करंट सिस्टम होता है। काउंटर करंट सिस्टम जो है ये कंसंट्रेट करता है यूरिन को। ऑस्मोलरिटी हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी लगभग 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के आसपास ऑस्मोलरिटी होती है बॉडी की, लेकिन हमारा यूरिन की ऑस्मोलरिटी काफी ज्यादा होती है, सॉलिड्स काफी ज्यादा होते हैं बॉडी में। कैपेसिटी होती है अप टू 4 टाइम्स ऑफ ऑस्मोलरिटी को सिक्रीट कर पाए, बाहर एक्सक्रीट कर पाए। ये इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म ये काम कर पाती है, जो कंसंट्रेट कर पाती है यूरिन को, वो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, काउंटर करंट सिस्टम है किडनी के अंदर। काउंटर करंट इसलिए है कि हमारा यूरिन पीसीटी से ऐसे जो डायरेक्शन में चलता है, पीसीटी से असेंडिंग डिसेंडिंग लूप में, फिर असेंडिंग लूप में, फिर डीसीटी में गया और और जबकि वासा रेक्टा में अपोजिट में चलता है। वासा रेक्टा यहाँ से शुरू होती है तो फ्लूइड अपोजिट चलता है, इसके वासा रेक्टा के अंदर अपोजिट चलता है और डक्ट के अंदर अपोजिट चलता है, इसमें लूप ऑफ हेनले में रीनल ट्यूबुल में अपोजिट चलता है, वासा रेक्टा में अपोजिट चलता है। दोनों में डायरेक्शन अपोजिट होती है आपस में चलने की, और आपस में बहुत पास पास स्थित होते हैं ये। तो आपस में जो है एक से रिएब्जॉर्प्शन होता है, दूसरे में वो सिक्रेशन होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से जो हमारा वासर यहाँ पे जो कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोलिटी होती है, नीचे जाते जाते 1200 के आसपास हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए ऑस्मोलिटी किस तरह से बढ़ रही है। पहले रीनल ट्यूबल में देखिए रेड पार्ट में 300 है ऑस्मोलिटी, फिर नीचे गई 400 हो गई, 400, 600, 800, 1000, 1200, फिर ऊपर चलने लगे तो घटने लगी ऑस्मोलिटी 900, 600, 400, 300, फिर यहाँ पे हमारे कलेक्टिंग डक्ट में चले डीसीटी से होते हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट ये मेडुला में आती है, फिर से ऑस्मोलिटी बढ़ के 1200 हो गई। यानी कि ऑस्मोलिटी यहाँ पे चेंज होती है, रीनल ट्यूबल में से चेंज होती है, ऑस्मोलिटी बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में मैक्स लास्ट में जाके बढ़ जाती है। तो लास्ट में जो यूरिन कंसंट्रेट होता है अल्टीमेटली वो कलेक्टिंग डक्ट में कंसंट्रेट होता है। जो यूरिन की ऑस्मोलिटी अल्टीमेटली जो बढ़ती है लास्ट में जाके वो कलेक्टिंग डक्ट में बढ़ती है। ऐसे ही वासा रेक्टा में देखेंगे, वासा रेक्टा में कॉर्टेक्स में 300 होती है जो कि टिप ऑफ मेडुला पे जाके 1200 हो जाती है, और फिर से वासा रेक्टा ऊपर जाते हैं तो फिर से 300 हो जाती है। डायरेक्शन इसकी लेफ्ट से राइट है, इसकी राइट से लेफ्ट है फ्लो की। अब इसमें देखें सोडियम क्लोराइड जो कि असेंडिंग लूप में से निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड यहां से निकल रहा है हमारा, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है बाहर, तो ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा में चला जा रहा है। उसके बाद असेंडिंग लूप में फिर से ये चला गया, तो ये इंटरस्टिशियम में निकल रहा है, इंटरस्टिशियम से जिससे की वजह से ये ऑस्मोलिटी यहाँ पे बढ़ा लेता है। इसी प्रकार से यूरिया का भी है, यूरिया भी असेंडिंग लूप से बाहर निकलता है और वासा रेक्टा में वासा रेक्टा में जाता है, फिर वासा रेक्टा से इंटरस्टिशियम में जाता है, इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलिटी को बढ़ाने के काम आता है। इंटरस्टिशियम से कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसपोर्ट बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट। तो बेसिकली जो ऑस्मोलिटी को बढ़ाते हैं वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया होते हैं जो कि ऑस्मोलिटी को बढ़ाते हैं, और ये यहाँ लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग लूप से बाहर निकलता है सोडियम क्लोराइड और वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लूप में चला जाता है, फिर वासा रेक्टा के असेंडिंग लूप से बाहर निकलता है, फिर ये इंटरस्टिशियम में जाता है। तो इस तरह से काउंटर करंट से हमारे जो है बैलेंस बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहता है और ऑस्मोलिटी का ग्रेडिंग बदलता रहता है कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक। इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया होते हैं वो रिटेन करते हैं इंटरस्टिशियम में, जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाता है इन द मेडुलर इंटरस्टिशियम। इट इनेबल्स इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूबुल टू द कंसंट्रेट यूरिन। मतलब यूरिन को कंसंट्रेट करने में इस तरह से ये मदद करता है, जो डिफरेंट ग्रेड ऑफ ऑस्मोलिटी होते हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं देन द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी होती है 300, जबकि यूरिन की 1200 तक ऑस्मोलिटी हो सकती है। 12 इतनी ही कैपेसिटी है बॉडी में, 4 गुना कंसंट्रेटेड बनाने की कैपेसिटी बॉडी के अंदर है हमारी यूरिन को। अगर यूरिन बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी तो हमारा यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और पानी की मात्रा ठीक होगी तो हमारे यूरिन का कंसंट्रेशन ऑस्मोलिटी कम होगी। देन आ जाता है मिक्चुरेशन। ये यूरिन तो बन गया, यूरिन बन के चला गया कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला में, मेडुला से यूरिनरी पेल्विस, यूरिनरी पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो रहा है। अब आता है मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्मेशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन यूरिन का आउट करना, रिलीज ऑफ यूरिन इज ए इंटरमिटेंट प्रोसेस। इंटरमिटेंट इसलिए क्योंकि हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो कंटिन्यूसली इकट्ठा होता रहता है। तो जब ब्लैडर में इकट्ठा होता है तो उसके बाद वो ब्लैडर वाल पे स्ट्रेचिंग इफेक्ट डालता है, स्ट्रेच डालता है, तो स्ट्रेच से जो इम्पल्स जाते हैं वो सीएनएस में जाते हैं, सीएनएस पासिस दिस इम्पल्सेस टू द मोटर मैसेजेस, और जिससे कंट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर होता है, एंड
स्मूथ मसल्स तो ब्लैडर की स्मूथ मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जो स्फिंक्टर होता है यूरेथ्रा के नीचे स्फिंक्टर भी होता है जो यूरिन को रोकने का काम करता है, ये रिलैक्स होती है मसल। तो ये साइमल्टेनियसली होते हैं दोनों प्रोसेस। ब्लैडर स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ, ब्लैडर की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और यूरिन बाहर एक्सपेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। द न्यूरल मैकेनिज्म जो कि मिक्चुरेशन कॉज करती है, इसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। जब यूरिन ब्लैडर भर जाता है तो टोटल जो प्रोसेस पाथवे इन्वॉल्व होता है इसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। दिस इज अ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। यहाँ से सेंसरी पाथवे से ब्रेन के अंदर सिग्नल गए, ब्रेन के अंदर से सिग्नल करके मोटर न्यूरॉन्स पे गए, मोटर न्यूरॉन्स से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे लास्ट में सिग्नल आए और ये मोटर न्यूरॉन्स से होते हुए स्मूथ मसल से ब्लैडर वाल में और स्फिंक्टर ऑफ यूरेथ्रा में चले जाते हैं। दिस इज द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन जो होता है दिस अराउंड 1 से 1.5 लीटर पानी यूरिन एक एडल्ट ह्यूमन पास करता है पर डे। यूरिन का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड द डीसीटी। थोड़ा से एसिडिक हो जाता है यूरिन, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं किडनी का मेन काम और पीएच को मेंटेन करना भी है। तो अगर एसिडिटी बढ़ती है बॉडी में तो किडनी ज्यादा एसिडिक यूरिन पास करती है। यह आता है वेरियस कंडीशंस अफेक्टिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। यूरिन एनालिसिस करते हैं क्लिनिकली या मेडिसिन में, हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, उससे हमें बहुत सारे मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स और अदर बीमारीज पता लग जाती हैं। जैसे एक ग्लाइकोजूरिया होता है, यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस होना, या कीटोनूरिया होता है, कीटोन्स का यूरिन में होना। तो ये एबनॉर्मल है। ग्लूकोज और कीटोन बॉडी में यूरिन में नहीं निकलने चाहिए। अगर ये दोनों निकल रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज इंजरी टू द इन द ग्लोमेरुलस और कैपिलरी लेवल पे इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बाहर निकल रहा है। उनका हमारा सीव का साइज बढ़ गया है, ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, बॉडी से ग्लूकोज फिल्टर हो रहा है। तो ये डायबिटीज में होता है बेसिकली। डायबिटीज मेलाइटिस में डायबिटीज मेलाइटिस कैपिलरीज को इंजर कर देती है, जिससे कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और ग्लूकोज हमारा फिल्टर होने लगता है। बॉडी में अपने आप भी एक रिफ्लेक्स होता है। बॉडी का जो 180 बॉडी में 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक को ग्लूकोज अगर है बॉडी में तो वो फिल्टर नहीं होता है। उससे ज़्यादा बढ़ता है तो वो यूरिन में आने लगता है। तो अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड शुगर से ज़्यादा बॉडी में रहता है, ब्लड में रहता है, तो वो फिल्टर हो जाता है। तो इस तरह से हम यूरिन को चेक करके भी देख सकते हैं कि किसी आदमी को डायबिटीज है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड शुगर। इससे नीचे का यूरिन में नहीं निकलेगा। सर वो टेस्ट के बाद हाँ, एक एक करके बोलिए। रिपीट फिर से सर कीजिएगा। है रिपीट सर, रिपीट। हाँ, रिपीट कर देते हैं। ब्लड शुगर जो यस होती है, सर। अगर ब्लड शुगर 180 डेसीलीटर पर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है ब्लड शुगर, तो वो यूरिन में फिल्टर नहीं होती है। 180 से ऊपर जाती है तो यूरिन में फिल्टर होना शुरू हो जाती है। तो हम डिटेक्ट कर देते हैं। अगर यूरिन को चेक करें, यूरिन में शुगर अपीयर हो जाए, तो इससे हमें पता लगाता है कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ी हुई है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा ब्लड शुगर चल रही है। तो हम डायबिटीज को इस तरह से भी डायग्नोज कर सकते हैं, यूरिन का टेस्ट करके भी। उसके बाद अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बॉडी में, अदर एक्सक्रीशन लाइक लंग्स तो होते हैं, CO2 रिमूवल होता है लंग्स में। उस लीवर से जो होता है, बाइल के अंदर, लीवर बाइल सीक्रेट करता है, बाइल के अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स और विटामिन को लीवर से एक्सक्रीशन बाइल के द्वारा एक्सक्रीशन हो जाता है।
स्किन के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। स्किन जो एक्सक्रीट करती है बेसिकली वाटर, सोडियम क्लोराइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड एक्सक्रीट करती है। बॉडी में एक विशेष प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स। सीबेसियस ग्लैंड्स में होता है स्टिरोल, एक स्पेशल प्रकार का स्टिरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू द सीबम। ये सीक्रेट करता है एक मिक्सचर जो कि बॉडी पे प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बनाता है सीबेसियस ग्लैंड्स। अगर इसकी डक्ट्स बंद हो जाती हैं तो हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसको एक्नी कहते हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स की डक्ट बंद हो जाए तो अंदर ही वो सीबम भरता रहता है और एक्नी बना देता है। तो एक्नी जो होती है, दिस इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड्स डक्ट्स। सीबेसियस ग्लैंड के डक्ट क्लोज होने से एक्नी होता है, हमको एक्नी हो जाता है। उसके बाद सलाइवा से कुछ नाइट्रोजन वेस्ट एलिमिनेट हो सकते हैं। देन द पार्ट 4 इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी का फंक्शन रेगुलेट कैसे होता है? किडनी का फंक्शन बेसिकली हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है। इसमें वेरियस ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स, लगभग वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हाइपोथैलेमस है, एक जक्स्ट्रा ग्लैंडुलर अपैरेटस है और एक हार्ट है। ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। जैसे भी मैंने पहले बताया था, जो ये रेगुलेट करती हैं इफरेंट आर्टेरियल का साइज को चेंज करके। इफरेंट आर्टेरियल को फैला देंगी, डायलेट कर देंगी, कंस्ट्रिक्ट कर देंगी, उससे उस पर इफेक्ट करती हैं और उससे हमारा रीनल फिल्ट्रेशन चेंज हो जाता है। तो ये सारी मैकेनिज्म होती है हाइपोथैलेमस, जक्स्ट्राग्लैंडुलर अपैरेटस और हार्ट इफरेंट आर्टेरियल पे काम करती हैं। बेसिकली ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को घटाती है या बढ़ाती हैं, जिससे हमारे फिल्ट्रेशन का रेट चेंज हो जाता है। इसके लिए हमारी बॉडी में ब्लड ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वेरियस सिग्नल्स बॉडी को देते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स, अगर ऑस्मो रिसेप्टर देंगे भी ऑस्मोलैरिटी घट रही है बढ़ रही है, उसके हिसाब से बॉडी में सिग्नल जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जक्स्ट्राग्लैंडुलर अपैरेटस के अंदर। पहले जक्स्ट्राग्लैंडुलर अपैरेटस देख लेते हैं, एडीएस बाद में पढ़ाता हूं मैं। जक्स्ट्राग्लैंडुलर अपैरेटस जो होता है, ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ये बेसिकली होती हैं जहां पर डिजिटल कैलकुलेटर ट्यूबुल्स और अफरेंट आर्टेरियल मिल रही हैं, जहां पे अफरेंट आर्टेरियल और डीसीटी मिलती हैं। यहाँ पे एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, इसको कहते हैं जस्ट्राग्लैंडुलर अपैरेटस। ये डीसीटी की सेल्स को मॉडिफाई करके ही बनता है और अफरेंट आर्टेरियल की सेल्स को मॉडिफाई करके बनता है। बेसिकली ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करता है। यहाँ जक्स्ट्राग्लैंडुलर अपैरेटस जीएफआर को रेगुलेट करता है बाय द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से। अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घट जाता है तो हमारी बॉडी में रेनिन सीक्रेट होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर घट रहा है या वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम घट रहा है या फ्लूइड का वॉल्यूम घट रहा है बॉडी में, तो हम ये एक्टिवेट हो जाती है, जक्स्ट्राग्लैंडुलर सेल एक्टिवेट होती हैं, सेंसिटाइज एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होकर रेनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती हैं जक्स्ट्राग्लैंडुलर सेल्स। अगर ब्लड वॉल्यूम घट रहा है तो, या फिल्ट्रेशन या ब्लड प्रेशर घट रहा है तो। रेनिन जो होता है, रेनिन बॉडी के अंदर जाता है, रेनिन बॉडी के अंदर जाके एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन होता है उस पर एक्ट करता है, जो कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, फिर वो एंजियोटेंसिन 2 पे कन्वर्ट होता है। वही एंजियोटेंसिनोजन पहले एंजियोटेंसिन 1 पे फिर एंजियोटेंसिन 2 पे कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब ये जो है इफरेंट आर्टेरियल को पतला कर देगा, तो और ब्लड कम आएगा हमारे और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। रेनिन जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है बेसिकली।
दूसरा एंजियोटेंसिन 2 के दो काम है। एक तो आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और दूसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड में जाता है और वहां पे एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरोन अनदर हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन, जो कि यूरिन ट्यूबुल से रीनल ट्यूबुल से सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, एल्डोस्टेरोन। तो इस तरह से दो मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। एक तो वॉल्यूम बढ़ा रहा है एल्डोस्टेरोन, और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है और एल्डोस्टेरोन वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तो बॉडी में हाइपोवोलीमिया हो रहा है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर प्लेक्स से रेनिन सिक्रीशन हुआ। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन पे एक्ट करता है, जो कि ब्लड में चलता रहता है, हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में रहता है। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होकर एंजियोटेंसिन 1 देन एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो एक्टिव फॉर्म है, ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन कर देती है, वेसल्स को नैरो कर देती है, पतला कर देती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा काम करता है ये एड्रिनल ग्लैंड पे, एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरोन जाके हमारा डीसीटी पे काम करता है, डीसीटी को सिग्नल देता है, और डिस्टल कैरोटिड ट्यूबुल ज्यादा सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारा अल्टीमेटली वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो हमारी दो चीजें बढ़ देती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। फिर इसका एक काउंटर मैकेनिज्म है। रेनिन जो होता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा रहा है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो बढ़ा रहा है ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों बढ़ा रहा है। उसके बाद एक काउंटर मैकेनिज्म है इसकी, ये है आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये बेसिकली हार्ट के आर्टेरियम से सिक्रेट होता है, एक आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए, तो हार्ट के आर्टेरियम से आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर, एक एएनएफ सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। और रेनिन सिक्रीशन को इनहिबिट करता है फ्रॉम द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर प्लेक्स से। तो ओवरऑल हमारा बीपी और वॉल्यूम फिर से मेंटेन होने लगता है। तो दोनों काउंटर मैकेनिज्म है। रेनिन जो है हमारा बीपी ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ाता है, जबकि एएनएफ आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर बीपी को घटा सकता है। तो दोनों साइड बाय साइड काम करती हैं। अगर हमारा बीपी बढ़ता है तो आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर रिलीज होता है हार्ट से। अगर बीपी ब्लड प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम कम होता है ब्लड का, तो हमारा रेनिन सीक्रेट होता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर प्लेक्स से, किडनी से। फिर एक और हार्मोन है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है कि ये जो होता है बेसिकली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ADH constricts blood vessel resulting in increase of blood pressure. This increase the blood flow and GFR. एडीएच होता है हमारा पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और पिट्यूटरी से सीक्रेट होके ये भी ब्लड वेसल्स पे काम करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। दिस इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड जीएफआर। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो जीएफआर बढ़ेगा और हमारा ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा ब्लड बाहर जाएगा, ज्यादा फिल्ट्रेट बाहर जाएगा।
बेसिकली 3 हार्मोन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, देन ADH सिस्टम, देन ANF। तीन तीन तरह के हार्मोन्स हमारे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं किडनी और यूरिन के द्वारा। तो डिसऑर्डर्स पे आते हैं। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये होता है यूरी में अगर किडनी काम नहीं कर पाती है तो ब्लड में यूरिया बढ़ने लगता है और धीरे धीरे रीनल फेलियर की स्थिति में चला जाता है। इसको यूरीमिया ओवरऑल कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं, जब इसमें ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ने लगता है। यूरिया जो होता है एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट एंड मेटाबोलाइट होता है बॉडी में। तो जब अगर यूरिया बढ़ने लगता है तो ये पूरी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करता है और ब्रेन तक जाके ब्रेन में सूजन स्वेलिंग कर सकता है। इसको यूरेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। अल्टीमेटली पेशेंट को यूरेमिक इंसेफेलोपैथी में पहुंच जाता है। तो यूरिया को हमें कंट्रोल रखना पड़ता है। उसके बाद रीनल कैल्कुलाई बन जाते हैं। अगर ये क्रिस्टलाइज साल्ट्स डिपॉजिट होने लगे, हम पानी कम पी रहे हैं और क्रिस्टलाइज साल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, नाइडस बना लेते हैं। अगर छोटा मोटा भी एक नाइडस पड़ा हो, छोटा मोटा भी एक क्रिस्टल पड़ा हो, तो उसके ऊपर ही क्रिस्टल जमते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे रीनल स्टोन्स बन जाते हैं। रीनल स्टोन्स चार प्रकार के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट, स्ट्रोवाइट और सिस्टीन और पायरुवेट। चार प्रकार के रीनल स्टोन्स होते हैं। सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्सैलेट वाले स्टोन्स होते हैं, बड़े, और ये सबसे ज्यादा प्रकार के होते हैं। देन एक स्पेशल ये है जो बच्चों में होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मोस्टली बच्चों में होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें ग्लोमेरुलस का और ग्लोमरस के लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि उसका जो पोर साइज बढ़ जाता है और प्रोटीन्स भी इसमें फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। तो प्रोटीन्स रीअब्जॉर्ब तो हो नहीं पाते हैं आगे रीनल ट्यूब्यूल में, तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन यूरिन में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है चाइल्ड को, बच्चों को हाइपोप्रोटीन हो जाता है। इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। यूजुअली बच्चों में पाया जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द इंजरी टू द ग्लोमेरुलस। अगर किडनी काम ना करे तो हमारे पास उसका तरीका होता है हीमोडायलिसिस का। सीधा सीधा ब्लड को हम मशीनों के द्वारा उसको फिल्ट्रेट कर देते हैं और अमोनिया एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको निकाल लेते हैं। रिमूवल ऑफ यूरिया हो जाता है। यूरिया को हम निकाल लेते हैं और पेशेंट यूरीमिया में, यूरिमिक इंसेफेलोपैथी में नहीं पहुंचता। तो इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं बेसिकली और डायलिसिंग फ्लूइड होता है। आर्टरी से ब्लड निकाल के सेलोफेन ट्यूब्स के द्वारा, डायलिसिंग फ्लूइड्स के द्वारा यूरिया आउट हो जाता है और वापस ब्लड बॉडी में चला जाता है। जब ब्लड निकलता है तो उसमें हेपरिन डालते हैं जिससे ब्लड क्लॉट ना हो जाए मशीन में, और जब ब्लड वापस बॉडी में जा रहा होता है तो एंटी हेपरिन डालते हैं जिससे कि बॉडी में ज़्यादा हेपरिन न चला जाए बॉडी और ब्लड फ्लूइड फॉर्म में हीमोस्टेसिस प्रभावित ना हो, जिससे कि अफेक्टेड ना हो। तो एंटी हेपरिन वापस डालते हैं फिर से जब वीनस ब्लड अंदर जा रहा होता है। तो हेपरिन डालते हैं जब ब्लड बाहर निकलता है और एंटी हेपरिन डालते हैं जब ब्लड अंदर जाता है। इसमें आप पढ़ सकते हो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं दे आर एब्सेंट इन डायलिसिंग फ्लूइड। तो दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट। नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं, यूरिया होता है और थोड़ा बहुत मात्रा में अमोनिया भी होता है, ये सब बाहर निकल जाते हैं और ब्लड इनसे फ्री हो जाता है। देन एडवांस स्टेज में अगर इस तरह की किडनी फेलियर हो जाए, दोनों किडनी काम करना बंद करते हैं और बार बार पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, तो इससे अदर बीमारी भी हो जाती है। बहुत सारी बीमारियों को खतरा होता है। तो कोशिश ये होती है कि पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। उसके सेम ब्लड ग्रुप के या क्लोज रिलेटिव से कोशिश करते हैं कि क्लोज रिलेटिव से किडनी मिल जाए, जिससे कि बॉडी में वो रिजेक्शन, ऑटो इम्यूनिटी से रिजेक्शन ना हो किडनी का। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में दोनों जो पुरानी किडनी होती है उनको वहीं रहने देते हैं, उनको नहीं निकालते हैं। जो पुरानी
किडनी होती हैं, जो डिजीज किडनी होती हैं, उनको नहीं निकालते हैं, उनको रहने देते हैं और डोनर किडनी को बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर 3 किडनी हो जाती हैं, 2 उसकी पहले की होती हैं, ओरिजिनल किडनी होती हैं जो कि काम नहीं कर रही हैं, और तीसरी जो डोनर किडनी हो जाती है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था एक्सक्रीटरी सिस्टम का। बेसिकली इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि यूरिन कंसंट्रेशन करने के लिए जो ऑस्मोलिटी का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा और कलेक्टिंग डक्ट से तीनों से मेंटेन होकर होता है। ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट बनता है कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक। कॉर्टेक्स में ऑस्मोलिटी 300 होती है और मेडुला में जाते जाते वो 1200 तक हो जाती है। उसी से हमारा यूरिन का कंसंट्रेशन हो पाता है, उसी कंसंट्रेशन ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट की वजह से। तो किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। दोबारा कुछ समझना चाहे तो फिर बताइए मेरे को। चैप्टर तो क्लोज हो गया आज का। सुन पा रहे हैं आप लोग मेरे को? यस जी सर। सर। सर आपने बोला था कि वुमेन्स में किडनी छोटी होती हैं, ऐसा थोड़ी क्यों? छोटी होती है तो बॉडी पूरे वुमेन में पूरा ओवरऑल बॉडी का सरफेस एरिया कम होता है ना। किडनी के जो काम कर रही होती है वो बेसिकली बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से किडनी का डेवलपमेंट है। जो मेल और फीमेल में बॉडी सरफेस एरिया का फर्क रहता है, स्ट्रक्चर छोटा होता है ना बॉडी मेल और फीमेल में मोस्टली। जैसे अगर आमतौर पे इंडिया में देखा जाए तो मेल की हाइट 5.6 इंचेस है, 5 फुट और 6 इंचेस है। फीमेल की हाइट आमतौर पे 5 फुट और 2 इंचेस है फीमेल की। तो ओवरऑल सभी चीजें थोड़ी सी छोटी फर्क होती है। सर किडनी ट्रांसप्लांट में वो जो 2 किडनी वो क्यों नहीं निकालते हैं? किडनी निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है बॉडी में। बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जो भी एंटी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। किडनीज को निकालने का कोई फायदा नहीं है। बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना है, ऑपरेशन करने पे बॉडी को स्ट्रेस पड़ता है बहुत ज्यादा, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो बॉडी की इनबिल्ट स्ट्रक्चर है ना। बॉडी की इनबिल्ट स्ट्रक्चर में बॉडी कोई हार्म नहीं होता है बॉडी को। बॉडी को एक्स्ट्रा ऑपरेशन करने से क्या फायदा है, स्ट्रेस होगी बॉडी की, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉडी पे अगर किडनी रहेगी भी और ट्रांसप्लांट भी किया गया तो? जो पुरानी किडनी होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो तो काम कर ही नहीं रही है, ऑलमोस्ट डेड हो चुकी होती है। रीअब्जॉर्ब बॉडी में ऑलमोस्ट डेड हो चुकी होती है, बस स्कार की तरह पड़ी होती है। जैसे स्किन पे भी हमने स्कार देखी है, स्किन पे जख्म हो जाते हैं, स्कार बन जाती है, ऐसे ही रीनल वो किडनी स्कार की तरह पड़ जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और किसी को डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिए। सभी लोगों को समझ में आ गया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन होती है किडनी के अंदर? यस सर। सर बहुत अच्छे से सर। तीनों चीजें बेसिकली काउंटर करंट की तरह से काम करती हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। जो फ्लूइड जाता है रीनल ट्यूबुल में, जो फ्लूइड जाता है, और वाजा रेक्टम में जो फ्लूइड जाता है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में जो फ्लूइड जाता है, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो काउंटर करंट की मैकेनिज्म की वजह से ही हमारा ऑस्मोलिटी डिफरेंट ग्रेडियंट होते हैं ऑस्मोलिटी के। ऑस्मोलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेल्स जो होती हैं एक पर्टिकुलर ऑस्मोलिटी के अंदर ही रह सकती हैं। ये फंडामेंटल ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलिटी और इंट्रा सेलुलर ऑस्मोलिटी सेम होनी चाहिए। ये आपको पता ही होगा। अगर ऑस्मोलिटी बाहर कम होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख देंगे तो हमारा जो है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ फ्लूइड भागेगा। बाहर अगर डाइल्यूट फ्लूइड होगा तो वो सेल्स के अंदर भर जाएगा, तो सेल फूल जाएंगी और फट जाएगी, सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सेल्स को हाइपरटोनिक सलाइन में रख दें, मतलब कंसंट्रेटेड सलाइन में रख दें, तो क्या है कि सेल्स के अंदर का फ्लूइड बाहर चला जाएगा।
फ्लूइड जो होता है ऑस्मोलिटी को रेगुलेट करने के लिए काम आता है। मतलब सेल्स में ऑस्मोलिटी कम है, सेल के अंदर ऑस्मोलिटी कम है और बाहर मैट्रिक्स में ऑस्मोलिटी ज्यादा है, तो सेल का फ्लूइड निकल के बाहर चला जाएगा, जिससे बैलेंस करने के लिए कोशिश करेगा, बैलेंस करने के लिए। इसमें सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी, पिक्नोसिस हो जाएगी और सेल फिर से अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए ऑस्मोलिटी मेंटेन होती है तीनों चीजों से। अगर ऑस्मोलिटी अगर खाली खाली ये हमारा वासारेक्टा होता ही नहीं, खाली लूप ऑफ हेनले होता तो ये पॉसिबल नहीं था कि लूप ऑफ हेनले की जो सेल्स थी वो सरवाइव कर पाती रीनल इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो सरवाइव नहीं कर पाती अगर ऑस्मोलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती। तो इस ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर ऑस्मोलिटी सेम रहे, काउंटर करंट मैकेनिज्म डेवलप हुई है बॉडी के अंदर। सर डेमिनेशन क्या है सर? है डेमिनेशन मैं समझा नहीं, मैसेज करिए आप, टेक्स्ट करिए। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर, इसमें है सर डेमिनेशन। हाँ हाँ हाँ, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, उसमें हम इसमें दूसरे वाले में चलेंगे, जो मेटाबॉलिज्म है उसमें चले जाएंगे हम। यूरिया का जो अमोनिया से बॉडी के अंदर जो अमोनिया बनता है, अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन और अमोनिया को सीक्रेट करने के लिए, जैसे मैं शुरू में ही बताया था, बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है और बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी, इतना बॉडी में वाटर नहीं हो सकता। तो उस अमोनिया को बॉडी में, लीवर के अंदर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्सन हो जाता है और वो ब्लड में सीक्रेट होता रहता है। फिर वो ब्लड में मिल गया यूरिया, यूरिया किडनी में जाके एक्सक्रीट हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम द अमोनिया ये होता है लीवर के अंदर। और सर और नेथिन साइकिल ये क्या है? हैं? और नेथिन साइकिल इसी में है सर? ये किडनी के अंदर नहीं नेथिन है। साइकिल हाँ हाँ, किडनीज के अंदर नहीं है। बेसिकली तुम आगे अभी उस पे मेटाबोलाइट्स पे चले गए। मेटाबोलाइट का अगला चैप्टर, आगे चैप्टर लेंगे, उसमें साइकिल्स जो भी हैं, जो आपके 11 और 12 की है, उसके हिसाब से चलते रहे। चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग। मैं पहले भी आपको कहा था, मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो चैप्टर में होगा वो सारा कवर कर देंगे। जिस भी चैप्टर 11 12 का सारा कवर करेंगे हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। सर जी वो आ गया था माइक्रोसॉफ्ट में, तो इसलिए हम लेट से जुड़े, तो हम सोचे कि पढ़ा दिया गया वो भी। नहीं, ये नहीं, इसमें ऑर्निथिन साइकिल नहीं पढ़ाया आज। केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी कैसे काम करती है, कैसे यूरिन को कंसंट्रेट करती है, यही पढ़ाया गया। चैप्टर 19 ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी वाला, उसी को बेस के पढ़ाया गया है। हेलो सर आपने बोला था हेमियोडायलिसिंग यूनिट एक आर्टिफिशियल किडनी होती है। नहीं, आर्टिफिशियल किडनी नहीं होती है, इसको आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं। कह सकते हैं सर, तो इससे पेशेंट को हम क्या काफी दिन तक रख सकते हैं अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होती है, बाई चांस नहीं? हाँ, बहुत दिन तक डायलिसिस पे बहुत दिन तक रख सकते हैं। यूरिया के लेवल, ब्लड यूरिया, बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया को मेंटेन करते हैं। ब्लड यूरिया जैसे ही बढ़ता है तो पेशेंट को डायलिसिस के लिए भेज देते हैं। हफ्ते में 3 दिन तक भी डायलिसिस कराना पड़ सकता है अगर यूरिया ज्यादा बढ़ रहा है और किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है ना, 100% काम नहीं कर रही है। ऐसा होता है ना, पहले 60-70% काम कर रही होगी, तो यूरिया थोड़ा बढ़ रहा होगा, तो हो सकता है हफ्ते में एक बार डायलिसिस करना पड़े या 15 दिन में एक बार डायलिसिस करना पड़े। उसके बाद किडनी और कम काम करने शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली तीन बार तक भी डायलिसिस करना पड़ता है वीक में। तो लेकिन लंबे समय तक चल पाते हैं, लंबे समय तक चल पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डायलिसिस जब करते हैं तो हमारा ब्लड एक बॉडी से निकल के मशीन में जाता है, और वो मशीन बहुत सारे पेशेंट्स के लिए यूज होती है। तो उसमें ब्लड बोर्न डिजीज लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, है ना, HIV, ये सब बॉडी में आने की संभावना रहती है। इसलिए ये थोड़ा सा ये रिस्की रहती है, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक कोशिश नहीं करते हैं। हम ये प्रमोट यही करते हैं कि पेशेंट को फिर अगर ये स्टेज आ गया है, किडनी डिस्ट्रक्शन हो ही है पूरा, तो रीनल ट्रांसप्लांट ही कर दिया जाए। लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत कम है किडनीज की, डोनर्स ज्यादा जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। बेस्ट लेकिन यही रहता है रीनल ट्रांसप्लांट।
तो सर ये मतलब कि वीकली करवाना पड़ता है अगर किसी को। बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं, हाँ पहले उसका पूछ ले, कुछ है? डायलिसिस वाले, पहले डायलिसिस वाले बच्चे के सवाल पूरे कर ले। Yes, sir. तो सर इसका मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि जैसे अगर किसी को डायलिसिस पे रखा गया तो वीकली मतलब कि 1-2 डेज के लिए रखा जाएगा। नहीं बेटा, डायलिसिस तो नहीं, थोड़ी देर का प्रोसेस होता है, 1 से 2 घंटे का प्रोसेस होता है। और उसको पेशेंट को मशीन पे उसका डायलिसिस करते हैं और फिर घर भेज देते हैं, या थोड़ी बहुत देर रखते हैं फिर घर भेज देते हैं। मतलब अल्टरनेट डे भी कर देते हैं। अगर किडनी बिल्कुल ही काम नहीं करे तो अल्टरनेट डे की जरूरत पड़ती है, हफ्ते में 3 बार की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि यूरिया तो बॉडी में लगातार बन ही रहा है ना, मेटाबोलाइट्स तो बॉडी में बन ही रहे हैं। तो यूरिया किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही तो अल्टीमेटली डायलिसिस को रेगुलर चाहिए होती है फिर। और अगला अगला बच्चे सवाल ले ले अपना। सर जी, हाँ सर रोल ऑफ एडीएच का क्या होता है? हाँ, एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक जैसे नाम उसका बता रहा है, एंटी डायूरेटिक, मतलब ये यूरिन को फॉर्मेशन को कम करता है, यूरिन का फॉर्मेशन कम करता है। यानी कि यूरिन में फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, फ्लूइड, यूरिन में फ्लूइड का निकलना कम करता है, डायूरेसिस को कम करता है। यूरिन का फ्लूइड कम करता है, सॉल्यूट तो वही निकल रहे हैं। यानी कि अगर एडीएस सीक्रेट होगा बॉडी में, एडीएस सीक्रेट होगा तो फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा बॉडी में, मतलब फ्लूइड यूरिन में कम जाएगा। वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा डीसीटी में फ्लूइड का, और यूरिन ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, एडीएच अगर बॉडी में सीक्रेट हो रहा है तो कंसंट्रेटेड यूरिन सीक्रेट होगा, फ्लूइड कम जाएगा, बाहर फ्लूइड कम निकलेगा। हाँ सर, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में सर हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है सर? हाइपोथैलेमस ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, उनसे होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस अगर ऑस्मोलेटी बॉडी में बढ़ती है, मान लो हमारा ब्लड गाढ़ा हो रहा है, ऑस्मोलेटी बढ़ रही है, यानी बॉडी में प्लाज्मा की वैल्यू कम हो रही है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स बॉडी में वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं। हाइपोथैलेमस फिर एंटी पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, एंटी पिट्यूटरी से एडीएस सीक्रेट होता है, एडीएस सीक्रेट होकर एडीएस बॉडी में जाएगा, डीसीटी पे जाएगा, डिस्टल कैनुलर ट्यूबुल पे, और वहां पे वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। यानी कि जो वाटर की मात्रा कम हो रही थी बॉडी में, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा मात्रा बढ़ने लगती है, फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगती है। इस तरह से काम करता है। थैंक यू सर। आगे पूछिए और कोई। सर डायलिसिस कहाँ कहाँ से होती है? एक तो हाथ से होती है और दूसरा गर्दन से, और कहाँ से होती है? बेटा आर्टरी और वेन की जरूरत पड़ती है, कहीं से भी कर सकते हैं। बेसिकली एक आर्टरी जिसमें ब्लड निकलेगा, मशीन में जाएगा, और उसी के साथ वेन होनी चाहिए, और दोनों के बीच में एक फिस्टुला बना देते हैं। सर्जरी ऑपरेशन होता है छोटा सा, उसमें फिस्टुला बना देते हैं, वहीं से ब्लड निकलता है, वहीं एक ही उसमें चला जाता है। कहीं से भी कर देते हैं। शुरू में कोशिश करते हैं हाथ से ही हो, हाथ से नहीं होती तो फिर अल्टरनेटिव जगह देखते हैं, फिर तो गर्दन भी देख लेंगे, गर्दन भी नहीं मिली तो टांग में भी देख लेंगे, है ना। वो मतलब लेकिन कोशिश करते हैं हाथ से करने की। ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं उसको, ब्रेकियल आर्टरी से करते हैं। ओके सर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक बार बताएंगे? हाँ, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है बेसिकली ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दो को कंट्रोल करने के लिए होता है। रेनिन एक हार्मोन होता है जो कि जक्स्ट्राकैनुलर अपरेटस से सीक्रेट होता है। जक्स्ट्राकैनुलर अपरेटस कहाँ पे होता है? जक्स्ट्राकैनुलर अपरेटस कहाँ पे होता है? अपेंडिक्स पेट की साइड में होता है। नहीं बेटा, जक्स्ट्राकैनुलर अपरेटस किडनी में ही होता है। ये होता है जहां पे डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूबुल और अफरेंट आर्टेरियल दोनों मिलते हैं। वहां पे सेल्स जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं, इसकी ही डीसीटी की सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर्म में बदल जाती हैं, उसको जक्स्ट्राकैनुलर सेल्स कहते हैं, और वो उनमें रेनिन सीक्रेट करने की क्षमता हो जाती है। तो जो अगर हमारा वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, डीसीटी में हमारा वॉल्यूम कम आ रहा है,
और अफरेंट आर्टेरियल में ब्लड प्रेशर कम डिटेक्ट हो रहा है, मतलब किडनी तक फिल्ट्रेट आने के लिए ब्लड आ ही नहीं रहा है ना, कम आ रहा है ब्लड, समझ रहे हो, कम आ रहा है ब्लड। तो जी जो JGA जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेटाइटिस होता है वो रेनिन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। रेनिन जो होता है ब्लड में एक प्रोटीन होता है, हार्मोन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ये जो रेनिन होता है एंजियोटेंसिनोजन पे काम करता है। एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है दो जगह काम करता है, एक तो जो है अफरेंट आर्टेरियल में काम करता है, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ओवरऑल और बाकी ब्लड वेसल्स में पूरी बॉडी के ब्लड वेसल्स काम करता है वेसल्स पे, और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट वेसल्स को नैरो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है बॉडी में। पाइप को अगर पतला कर दें तो पानी का प्रेशर उसके अंदर बढ़ जाता है, ऐसे ही ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा ये जो जाता है, ये हमारे ऊपर एक हमारे पास किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, किडनीज के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर दोनों तरफ एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को एक्टिवेट कर देता है। एल्डोस्टेरोन फिर से डीसीटी और डीसीटी पे काम करता है, और ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाता है हमारा। जो काम एडीएच भी कर रहा था वही एल्डोस्टेरोन भी करता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन डिफरेंस है इसमें, एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जबकि एडीएच केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ये दोनों में डिफरेंस ये है, लेकिन दोनों ही वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। कोई डिफिकल्टी है इसमें? बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। सर डिफरेंशिएट बिटवीन JGA एंड बाउमेन्स कैप्सूल। ये डिफरेंस तो किसके पास ये कोई सवाल है, बोर्ड का सवाल है क्या? नो सर, मतलब सर ऐसे बेटा ये सवाल कैप्सूल सर सेम हाँ, ही है। नहीं JG और बोमेन कैप्सूल सेम नहीं है। बोमेन कैप्सूल होता है एक कीप लाइक, जैसे ऑयल का कीप देखे होंगे तुम लोग घर में, उस तरह का होता है बोमेन कैप्सूल, उस तरह, और उसके अंदर टफ कैपिलरीज का नेटवर्क आके इकट्ठा हो जाता है, अफरेंट और इफरेंट आर्टरी का नेटवर्क इकट्ठा होता है कीप के अंदर, ये समझो। जबकि JGA एक स्पेशल टाइप के सेल्स होती हैं, एपेटाइटिस को मतलब स्पेशल सेल्स होती हैं, ये DCT का पार्ट होता है, JGA होता है DCT का पार्ट होता है, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबल का पार्ट होता है JGA, जबकि बोमेन कैप्सूल फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको जो बोमेन कैप्सूल और और ये ग्लोमेरुलस मिलके रीनल कार्पस्कल इसको हम कहते हैं। बिल्कुल अलग अलग है, दोनों चीज बिल्कुल अलग है, कोई इसमें डिफरेंशिएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि अलग ही है। वो DCT का पार्ट है, ये स्टार्टिंग पार्ट है इसका हमारे नेफ्रॉन का, बोमेन कैप्सूल। स्ट्रक्चर देखना आपको समझ में आ जाएगा, पीछे स्लाइड देखना, मैं स्लाइड अभी शेयर कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। सर जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, हाँ, तो सर एड्रेनल ग्लैंड भी वो कर देते हैं ट्रांसप्लांट? एड्रेनल ग्लैंड नहीं हटाते हैं, वो किडनी के साथ ही आ जाता है? नहीं हटाते उसको नहीं निकालते डोनर से। अच्छा ठीक है सर, ये ANF प्लीज बताएंगे एक बार। ANF होता है राइट एट्रियम से सिक्रीट होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का बढ़ गया, तो ज्यादा वॉल्यूम हार्ट में आएगा, राइट एट्रियम में ज्यादा वॉल्यूम आएगा, राइट एट्रियम फैलना शुरू हो जाएगा, फूलेगा, ज्यादा फैलेगा, तो वहां से एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रीट हो जाएगा, हार्ट की आर्टेरियल मसल्स ही, आर्टेरियल जो सेल्स होती हैं, आर्टेरियम की सेल्स होती हैं, वो सिक्रीट करेंगे, कार्डियक सेल्स ही सिक्रीट करती हैं आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये बेसिकली उसको डायलेट करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है या डाउन हो जाता है। थैंक यू सर। मत उठ। और किसी की कोई क्वेरी है? थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास बंद करते हैं।
ओके सर, थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू सर। सर सर Thank you, आज sir. टेस्ट है। मैं खुद पढ़ सर लूंगा। जी आज टेस्ट है सर। बेटा वो प्रवीण सर बताएंगे अभी। ओके, गुड डे। Have a nice day, sir.